नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव कुमार मिश्र, शासकीय रामानुज प्रताप सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर कोरिया में पदस्थ हूँ। आज हम एमए राजनीति शास्त्र द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ यूनिट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी के डी सेक्शन सोशलिस्ट समाजवादी पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः समाजवाद एक व्यापक एवं विशिष्ट अवधारणा है जो समय के साथ विभिन्न रूपों में विकसित हुई है। इसी कारण समाजवाद की एक निश्चित परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। जैसा कि सीएम जोग ने कहा भी है कि समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसे हर कोई अपने सुविधानुसार पहन लेता है। लेकिन कुल मिलाकर समाजवाद अंतिम रूप से सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय में विश्वास करता है और यह आर्थिक न्याय को राजनीतिक न्याय के पूर्ववर्ती स्वरूप के रूप में भी मान्य करता है। अर्थात यह मानता है कि किसी भी राष्ट्र में राजनीतिक न्याय की पूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि वहां आर्थिक न्याय न प्राप्त कर लिया जाए। भारत में समाजवाद का स्वरूप हमारी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ ही शुरू हुआ। औपनिवेशिक दास्ता में जकड़े हुए भारत के संघर्ष में 20वीं शताब्दी की एक समानांतर धारा के रूप में समाजवाद का सिद्धांत भी विकसित हुआ। यूरोप के समाजवादियों के अनुरूप ही भारत में भी समाजवाद का उद्देश्य निर्धन कामगार वर्ग के सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण करना था और इसके लिए उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व का प्रबंधन करना था, जैसा कि यूरोप में भी समाजवादी आंदोलनों का उद्देश्य था। आधुनिक युग में जब हम समाजवादियों की बात करते हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम अग्रतम में आते हैं। कमोबेश जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी चिंतन में महत्वपूर्ण विश्वास एवं आस्था रखते हैं, लेकिन क्योंकि उनका दृष्टिकोण एक बृहद दृष्टिकोण है इसलिए उनको किसी विचारधारा के अंतर्गत सीमित करना उचित नहीं हो। आचार्य नरेंद्र देव समाजवाद के अग्रदूत के रूप में विख्यात हैं। नरेंद्र देव ने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप मार्क्सवाद के सिद्धांतों को विकसित किया। वस्तुतः उन्होंने मार्क्सवाद के भौतिकवाद, वैज्ञानिक समाजवाद एवं वर्ग संघर्ष एवं महात्मा गांधी की अहिंसा एवं नैतिक सिद्धांतों को स्वाधीनता विरोधी संघर्ष जो भारत में चल रहा था उसको समायोजित कर समाजवाद का एक नया मार्ग प्रशस्त किया और समाजवाद की एक नई व्याख्या दी। आचार्य नरेंद्र देव का विश्वास था कि मार्क्स ने जड़ और चेतन इन दो मुख्य तत्वों की भूमिका को स्वीकार न करते हुए केवल जड़ या भौतिकतावाद को ही स्वीकार किया है, क्योंकि केवल भौतिकतावाद की प्राप्ति के आधार पर ही मानव संपूर्ण हो सकता है, ये मार्क्स का विश्वास था। लेकिन यह उचित नहीं है, क्योंकि किसी के भी विकास में भौतिक तत्वों के साथ चेतन तत्वों दोनों का समन्वय होना आवश्यक है। इसी प्रकार आचार्य नरेंद्र देव ने महात्मा गांधी के भी उन तथ्यों को अस्वीकार किया है कि केवल चेतना के विकास के द्वारा ही
मनुष्य अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार मात्र चेतना का विकास और भौतिक तत्वों का या भौतिकता का विकास न हो सकने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण रूप में अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए चेतना के साथ भौतिक तत्वों का भी होना बहुत ही आवश्यक है। भौतिक तत्व अर्थात आर्थिक सुदृढ़ता का होना भी आवश्यक है। अब उनके अनुसार कोई कितना भी बड़ा मनीषी क्यों न हो, अगर उसके पास भौतिक संसाधन या आर्थिक संसाधन न हो या आर्थिक सुदृढ़ता न हो, तो बिरला व्यक्ति ही ऐसे समय में अपने को सही रख पाएगा या अपना संपूर्ण विकास कर पाएगा। आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवाद की व्याख्या में कुछ निश्चित तत्वों का भी उल्लेख किया है, जिसमें वर्ग संघर्ष और नवजीवन आंदोलन प्रमुख है। महात्मा गांधी के वर्ग सहयोग के सिद्धांतों में आस्था न व्यक्त करते हुए आचार्य नरेंद्र देव ने यह बताया कि वास्तव में समाज वर्गों के सौहार्द का नहीं वरन लगातार वर्ग संघर्षों का ही इतिहास रहा है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक नए क्रांतिकारी वर्ग की बात कही और व्याख्या की। उनके अनुसार जैसा कि समाज लगातार वर्गों के संघर्षों की कहानी है और इस वर्ग में वही विजित होता है जो संख्या के दृष्टि में अधिक हो, और संख्या की दृष्टि में अधिक होने पर क्रांतियों के माध्यम से जब वह समाज के भौतिक संसाधनों पर अपना अधिकार जमा लेता है, तब बहुसंख्यक होने के कारण या संख्या में अधिक होने के कारण नैतिकता के मापदंड भी उस बहुसंख्यक समाज के अनुरूप हो जाते हैं और नैतिकताएं की व्याख्या हो जाती हैं। भारतीय समाज में वर्तमान में कामगार वर्ग एवं सहायक किसान वर्ग ये संख्या में बहुसंख्यक हैं, इसलिए इनके लाभों के आधार पर समाज में समाजवाद की स्थापना की जानी चाहिए और सामाजिक सुदृढ़ता स्थापित की जानी चाहिए। लेकिन समाजवाद के इस स्वरूप में आचार्य नरेंद्र देव ने कहा कि समाज में विभिन्न प्रकार के हित होते हैं, जैसे मजदूर वर्गों के भी हित होते हैं, किसान वर्गों के भी हित होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के भी हित होते हैं। इसलिए इन तीनों वर्गों को मिलकर नवजीवन आंदोलन के रूप में संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र देव का मानना है कि मार्क्सवादी समाजवाद में आंदोलन को केवल मजदूर वर्गों तक सीमित कर दिया गया, इसलिए आंदोलन में एकजुटता एवं एकरूपता नहीं हो पाई। और अगर मजदूर संगठन, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग एवं बुद्धिजीवी वर्ग मिलकर आंदोलनों का नेतृत्व करेंगे, आंदोलनों में सहभागी बनेंगे, तो समाजवाद की स्थापना में काफी सहायक सिद्ध होंगे। यहां यह भी दृष्टव्य है कि उन्होंने मजदूर वर्ग को आम हड़तालों के माध्यम से, किसान वर्गों के अपने हितों के लिए हड़ताल आदि करने एवं सभाएं करने के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से उन्होंने एकजुटता के आधार पर साम्राज्यवाद विरोधी एवं पूंजीवाद विरोधी शक्तियों से लड़ने की हिमाकत की। आचार्य नरेंद्र देव ने राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन एवं मुक्ति संघर्षों में भी आर्थिक सुदृढ़ता के आधार पर लोगों को एकजुट हो संघर्ष करने की वकालत की। अर्थात उनका यह मानना था कि जब सभी वर्गों के हित आर्थिक न्याय एवं आर्थिक सुदृढ़ता पर आधारित होंगे, तो इससे स्वतंत्रता के विरुद्ध संघर्ष में आसानी होगी और लोगों में एकजुटता होगी, जिससे साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद विरोधी शक्तियों से लड़ा जाएगा। इस प्रकार आचार्य नरेंद्र देव ने
मार्क्सवाद के वैज्ञानिक समाजवाद को अपने देश एवं विचारधाराओं एवं अपनी संस्कृति की परंपराओं के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया और मार्क्सवाद के तत्वों को भारतीय परंपरा के अनुरूप पिरोकर समाजवाद का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें नैतिकता का पुट भी शामिल था। भारतीय समाजवाद के अग्रणी प्रवक्ता के रूप में जयप्रकाश नारायण का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने भारतीय समाज को व्यवहारिक एक दृष्टि दी और कार्य किए। वस्तुतः अपने प्रारंभिक जीवन में इनका जीवन महात्मा गांधी के असहयोगकर्ता के रूप में हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने गांधी जी की मृत्यु के बाद गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार कर अपने समाजवाद की दिशा को व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न किया। यूरोप के समाजवादियों के संपर्क में आने के बाद भी जयप्रकाश नारायण की दृष्टि मार्क्सवादी समाजवाद में नहीं थी और इन्होंने मार्क्सवादी समाजवाद को कभी भी पूरी तरह से पसंद नहीं किया। इसीलिए इन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय परंपराओं के अनुरूप समाजवाद का चिंतन किया और उसको गढ़ने का प्रयत्न किया। समाजवाद से इनका आशय यह था कि समाज में आर्थिक और सामाजिक संगठन, सामाजिक तत्वों का पुनर्वितरण सही प्रकार से होना चाहिए, अर्थात सामाजिक आर्थिक तत्वों का पुनर्वितरण समाज के निर्बल लोगों में हो और इसका लाभ उन्हें वास्तव में प्राप्त हो। जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप से विषमताएं मानवीय रूप में हैं और मानव प्राकृतिक रूप में यद्यपि विषम है तथापि सामाजिक आर्थिक विषमताएं वस्तुतः प्राकृतिक विषमताओं का परिणाम नहीं है। ये विषमताएं समाज द्वारा उत्पन्न की गई हैं और इसीलिए समाज द्वारा ही इसके समापन का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने यह स्वीकार किया कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य आर्थिक नियोजन से होना चाहिए, अर्थात राज्य इस प्रकार से आर्थिक नियोजन करे जिसमें समाज के निर्बल व्यक्तियों को या वंचित वर्गों को अधिकतम लाभों की पूर्ति हो सके और वे कम से कम अपने मिनिमम या न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि समाज वस्तुतः किसी एक दिशा में सुधार के द्वारा सुदृढ़ नहीं हो सकता है, अर्थात समाजवाद की सुदृढ़ता के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में सुदृढ़ता का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने जीवन की सभी दिशाओं में परिवर्तन की बात की, जिसको संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। इनके अनुसार भारत में समाजवाद की स्थापना हेतु बड़े उद्योगों का, जहाजरानी का और बड़े क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और इस पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना चाहिए। सामाजिक स्वामित्व से अर्थ है समाज के एक बड़े भाग का इन साधनों पर स्वामित्व होना। राष्ट्रीयकरण के माध्यम से समाजवाद के तत्वों को वास्तव में पाने का प्रयत्न किया जा सकता है। इनका यह मानना था कि समाज में ऐसे भी तत्व जो न केवल न्यूनतम से वंचित हैं बल्कि उनको जीवन यापन की सुविधाएं भी
प्राप्त नहीं हैं या कठिन जद्दोजहद से मिल रही हैं। उनके अनुसार समाजवाद के कार्यक्रमों में यद्यपि किसान वर्ग के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय परिवेश में किसान वर्ग की संख्या अधिकतम है। इसके लिए उन्होंने छोटी छोटी जोतों को एक कर उस पे उनका स्वामित्व स्थापित करना, किसानों को उनकी भूमि या जोतों का अधिक अंश प्रदान करना आदि की बातें कही। उनका यह भी मानना था कि समाजवाद की स्थापना के लिए और सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए यद्यपि जीवन के सभी क्षेत्रों में क्रांति की आवश्यकता है, तथापि ये क्रांतियां पूरी तरीके से और सही प्रकार से की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने दलविहीन लोकतंत्र की आवश्यकताएं बताई। दलविहीन लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद की पूर्ति में सहयोग सभी वर्गों से मिलेगा और सभी दलों से मिलेगा, ऐसा उनका मानना था। मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष में आस्था न रखते हुए उन्होंने समाज में वर्ग सहयोग की भावना पर बल दिया और वर्ग सहयोग के आधार पर समाजवाद की स्थापना की बात की। उनका यह भी मानना था कि अगर समाज के संसाधन इन्हें गिने लोगों के हाथों में अगर होंगे तो उसका फायदा नीचे के लोगों तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए और ऐसे समाज को पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक भी नहीं माना जा सकता। इसलिए आवश्यकता ऐसे तत्वों की है जिससे संपूर्ण क्रांति के माध्यम से समाजवाद की स्थापना संभव हो सके। और इसके साथ ही उन्होंने सर्वोदय की संकल्पना को भी व्यवहारिक रूप देने का अंजाम दिया। सर्वोदय से तात्पर्य गांधीवादी सर्वोदय के अनुरूप ही था, लेकिन उसमें भी इन्होंने माना कि इस सर्वोदय का भी केंद्र बिंदु समाज का वंचित वर्ग ही होना चाहिए और ये सर्वोदय नीचे से ऊपर तक प्रारंभ होना चाहिए, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का मानना था। और इन्होंने इस प्रकार समाजवाद में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में समाजवाद के अग्रणी विचारकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने समाजवाद की व्याख्या एवं उसे व्यवहारिक रूप देने के साथ ही भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजवाद का इनका दृष्टिकोण गांधीवादी विचारों से प्रेरित था और इन्होंने एशियाई संदर्भ में गांधीवादी विचारों से प्रेरित होकर देश की परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद के विचारों को कार्यान्वित करने पर जोर दिया। अपनी पुस्तक द व्हील ऑफ हिस्ट्री में इन्होंने हेगल के द्वंद्ववादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हुए कि चेतना द्वारा ही इतिहास का विकास होता है, इसको एक नए रूप में देखने का प्रयत्न किया। इनके अनुसार जाति एवं वर्ग ये दो आवश्यक तत्व हैं जो किसी भी समाज में पाए जाते हैं। जाति रूढ़िगत एवं जड़ मान्यताओं को दिखाता है एवं वर्ग एक गतिशील अवधारणा है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार वर्ग और जाति की ये आपसी खींचातानी से समाज का विकास होता है और समाज गतिशील रहता है। उनके अनुसार कभी जाति शिथिल होकर अपने को वर्ग में परिणित कर लेती है, कभी वर्ग अपने को दृढ़ कर जाति में परिवर्तित हो जाता है।
उनके अनुसार भारतीय परंपरा में भी जातिवाद के तत्व बड़े गहरे रूप से विद्यमान थे और जिन ऋषि महात्माओं मनीषियों ने बुद्धिजीवियों ने इस जातिवाद के ऊपर आक्रमण किया वही वास्तव में राष्ट्रवादी हैं। उनके अनुसार भारतीय परिवेश में देखें या एशियाई परिवेश में देखें, समाज के अंदर बहुत सी निहित बुराइयां आ चुकी हैं और इन निहित बुराइयों को बिना समझे, बिना उनका निवारण किए हुए समाजवाद की प्राप्तियां नहीं की जा सकती। इसलिए उनका कहना था कि एशियाई देशों को चाहिए कि वो इन बुराइयों के निवारण के उपायों के साथ ही समाजवाद के मार्ग को प्रशस्त करें, क्योंकि बिना इन बुराइयों को समाप्त किए हुए समाजवाद वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान में एक नए वर्ग, अधिकारी वर्ग एवं तकनीकी वर्ग, अर्थात अधिकारी तंत्र एवं तकनीकी तंत्र, इन दोनों की ऊपर भी ध्यान देने की बात कही। अर्थात अधिकारी तंत्र एवं तकनीकी तंत्र के रूप में एक नया वर्ग उभर कर आया है और डॉक्टर लोहिया के अनुसार इन्होंने भी समाज में कुछ विशेष लाभ नहीं पहुंचाया है, अपितु इन्होंने केंद्रीकरण को ही बढ़ावा दिया है। इसलिए इनके ऊपर ध्यान रखकर ही समाजवाद की चीजों को या समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर लोहिया का मानना था कि राज्य का स्वरूप वास्तव में 4 स्तंभों पर खड़ा होना चाहिए। 4 स्तंभ अर्थात ग्राम स्तर, प्रांत स्तर, मंडल स्तर एवं राष्ट्र स्तर। इसको इन्होंने चौखंबा राज्य की संज्ञा भी दी। अर्थात उनके अनुसार ये 4 पिलर मिलकर छत के रूप में जुड़े होकर, छत से जुड़े होकर एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जिससे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण इन दोनों की पूर्ति संभव होगी। समाजवाद की स्थापना में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों का उचित समन्वय होना अति आवश्यक है और डॉक्टर लोहिया ने अपने चौखंबा राज्य की बात में इन सारे तत्वों को समाहित किया है। उनका यह भी मानना था कि राज्य की ये संकल्पना, राष्ट्र की ये संकल्पना धीरे धीरे नीचे से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर तक जानी चाहिए, जिससे समाजवाद की स्थापना को सफलताओं की प्राप्ति हो सके। उनका यह भी मानना था कि समाजवाद की स्थापना हेतु गांवों को स्वायत्तता प्रदान करनी होगी। जिलाधीश का पद भी समाप्त करना होगा, क्योंकि जिलाधीश का पद केंद्रीकरण का सूचक है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार समाजवाद की प्राप्ति हेतु छोटे छोटे कृषि जोतों में जमीनों को विभाजित करना, सभी के लिए आवश्यक रोजगार की व्यवस्था होना, जिसमें कुटीर उद्योगों की स्थापना पर भी बल दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मानव संसाधनों के संपूर्ण प्रयोग जिस रूप में संभव हो सके इस रूप में करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे समाजवाद की स्थापना शामिल हो। डॉक्टर लोहिया का मानना था कि साम्यवादी एवं पूंजीवादी राष्ट्र
वास्तव में समाजवाद का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि उस पर आधारित 2/3 बहुसंख्यक जनसंख्या जो है वो केंद्रीकरण या केंद्रीय शासन के अंतर्गत ही आ जाती है, अर्थात उन्हें समाजवाद की प्राप्ति या न होकर केंद्रीय तत्वों के नियमों को ही स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए यूरोप का समाजवाद वास्तविक समाजवाद की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भारतीय समाजवाद का स्वरूप यद्यपि भारतीय परंपरा में ही निहित है, ऐसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का विश्वास था। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति में पहले से ही मिल बांटकर साथ साथ साधनों का प्रयोग करने, खाने पीने की परंपराएं रही हैं। इसलिए समाजवाद यहाँ की जड़ों में पहले से ही विद्यमान है और यूरोप का समाजवाद की प्रेरणा भी इन्हीं भारतीय परंपराओं में निहित है। डॉक्टर लोहिया ने समाजवाद को नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में भी देखने का प्रयत्न किया और समाजवाद को उन्होंने ऐसे लोकतांत्रिक अधिकारों का भी समरूप माना जो किसी भी देश की प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। समाजवाद से उनका आशय सभी के प्रति न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति और सभी का विकास, ऐसा उनका मंतव्य था जो भारतीय संस्कृति में विद्यमान तत्वों को ही उभारने के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि भारत में समाजवादी विचारकों और उनके मंतव्यों के अनुरूप उनके कार्यों को परिणित करने का प्रयास किया गया है। उसी रूप में आज चाहे निर्बलों की सहायता हो, विधवा पेंशन, गरीब छात्रों को पढ़ाई की सुविधाएं, निःशुल्क शिक्षा एवं विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे समाजवाद की भावना परिलक्षित हुई। सर्वोदय के आधार पे सभी समाज के सभी लोगों का ध्यान रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन सब के होने के बावजूद भारत में समाजवाद का वो स्वरूप नहीं है जो समाजवाद के अंतर्गत आता है। अर्थात भारत में राष्ट्रीय संसाधनों का पुनर्वितरण तो किया गया है, लेकिन संपूर्ण नहीं। इसी प्रकार समाज के संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व, ये धारणा भी भारतीय परिवेश में परिलक्षित नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त शक्ति, आर्थिक शक्ति का प्रसार समाज के सभी वर्गों में एक समान किया जा सके, इस प्रकार की चीजें भी भारत में पूर्ण नहीं हो चुकी हैं। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि सहायताओं में, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में, इन कार्यों को करने में बड़े निगमों को ही सहायता प्राप्त हुई है। उसका लाभ समाज के निम्न वर्गों तक कम पहुंचा है। आर्थिक सहायता को प्रदान करते समय न्यूनतम वर्ग की आवश्यकता का ध्यान पूरी तरह से नहीं रखा गया है। इन संसाधनों के वितरण एवं समायोजन से
केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का भी विकास हुआ है। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक न्याय के वे लक्ष्य जो समाजवाद द्वारा निर्धारित किए जा चुके थे, वे पूर्ण रूप से सफल सिद्ध नहीं हुए हैं। समाजवाद के संदर्भ में कुछ ऐसे तथ्य भी परिलक्षित हुए हैं जिनको व्यवहार्य देने में अत्यधिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं और उनकी विसंगतियों को किस प्रकार से दूर किया जाए, इस पर ध्यान देना भी आवश्यक है। निर्बल वर्गों की सहायता भी वास्तव में उनके पास तक पहुंचे, यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है। यहां यह देखा जा रहा है कि समाजवाद की प्राप्ति के लिए वास्तव में हमें उस व्यक्तिगत पहल एवं न्याय के साथ साथ वर्ग संघर्ष के बीच सामंजस्य के तत्वों को भी खोजना होगा और तभी समाजवाद की प्राप्ति संभव होगी। तथापि भारत में समाजवादी मंतव्यों के अनुरूप, भारतीय परिवेश के अनुरूप समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है, जो निश्चय ही इसकी विसंगतियों के साथ ही अधिक लाभप्रद साबित हुआ है। धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने में डॉक्टर वीपी वर्मा आधुनिक राजनीतिक चिंतन और डॉक्टर ओपी गावा राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा से संदर्भ लिया गया है। पुनः एक बार धन्यवाद।